वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, आज फिर कुछ नया सीखते हैं। आज हम बात करेंगे EWS रिजर्वेशन। मैं रिजर्वेशन के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ फ्रॉम द बेसिक्स। शुरू में क्या था? सबसे पहले रिजर्वेशन मिली SC एंड STs को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद मिली OBCs को। 1990 के करीब तक OBC को कोई रिजर्वेशन नहीं थी। OBC के नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं थी। उससे पहले क्या होता था? 7.5% तो मिलती थी ST को रिजर्वेशन। इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट को भरना था, तो उसमें से 7.5 पोस्ट लगभग एवरेज के केस पे 7.5 किसकी रहेगी? ST की। और उससे दुगनी यानी 15, 7.5 का दुगना कितना होता है? 15। तो 15 सीट्स किसकी रहेगी? SC की। तो बस ये टोटल मिला के कितनी होती थी? 25% सीट्स। तो यानी अगर 100 सीट होती थी तो उसमें से 25 सीट्स SC और ST के लिए रहती थी। फिर क्या होता है? बात आती है 1977 की। और 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई थी, यानी 1977 में इंदिरा गांधी चली गई थी राज करके। उसके बाद कौन आए थे? मोरारजी देसाई। मैंने पहली भी क्लासेस में काफ़ी बार बताया। मोरारजी देसाई भारत के क्या बने? PM। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन क्यों? क्योंकि इसके हेड थे BP मंडल, एक व्यक्ति था जिसका नाम BP मंडल था। एक्चुअल में वो क्या थे? एक पार्लियामेंट्रियर थे, यानी पार्लियामेंट के एक मेंबर थे। उनको उसका हेड बना दिया उस कमेटी का, उसका नाम रख दिया BP मंडल कमेटी। ठीक है, तो उसको काम दिया गया कि ये देखो कि पूरे देश में क्या SC और ST से अलग भी कुछ बैकवर्ड क्लासेस है, कोई ऐसी जातियां है जो पिछड़ी है, पिछड़ा वर्ग है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो रिजर्वेशन है आज तक वो मिलती थी किस बेसिस पे? सोशल और एजुकेशनल बेसिस पे। यानी जो सोशली डिप्राइव रहे हैं, पहले सामाजिक तौर पे जो पीछे रह गए, उनको रिजर्वेशन दी जाती थी। और जो एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए, यानी पढ़ाई के मामले से जो बैकवर्ड रह गए, इस बेसिस पे रिजर्वेशन दी जाती थी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ये कहा गया 1979 में, मोरारजी देसाई ने BP मंडल आयोग को कह दिया कि ऐसे लोग ढूंढो भारत में, ऐसे कितने % कम्युनिटी है जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। सो उनको कह देंगे एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। समझ गए? सोशल मतलब जो सामाजिक तौर पे जिन जो पिछड़े हो, और एजुकेशनल यानी जो पढ़ाई के तौर पे। समझ गए इतनी बात? अब आगे क्या होता है? BP मंडल आयोग ने अपना काम कर दिया, मंडल कमीशन ने अपना काम कर दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी 1980 में। लेकिन जनता गवर्नमेंट गिर गई, यानी मोरारजी देसाई PM नहीं रहे भारत के। फिर क्या होता है? 10 साल ऐसे ही चले जाते हैं, और 10 साल के बाद कौन बनता है भारत का प्रधानमंत्री? VP सिंह। तो मोरारजी देसाई के टाइम पे तो कमीशन बनी थी, वो मंडल आयोग। लेकिन उसकी रिपोर्ट कौन लागू करता है? 10 साल बाद VP सिंह लागू करते हैं मंडल आयोग की रिपोर्ट। और उसके दौरान जो मंडल आयोग की रिपोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया था कि भारत में लगभग 52% लोग ऐसे हैं जो OBC में हैं। यानी आज के समय पर देखा जाए तो OBC में 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो क्या है? OBC है। तो उसके हिसाब से उन 52% लोगों को 27% रिजर्वेशन दी गई। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने शुरू में देखा 100 सीट थी, 100 में से 7.5 किसकी होगी थी? ST की। और उसमें से 15 किसकी होगी थी? SC की। और 27% का मतलब क्या है? 27 सीट किसकी होगी? OBC की। तो टोटल टोटल अगर आप ऐड करो 7.5, 15 और 27, तो 79.5, यानी 49.5% क्या हो गए? रिजर्वेशन। और बाकी जो 51.5 सीट्स है वो किसकी रहेगी? जनरल कैटेगरी की रहेगी। तो अब तक तो हुआ ये। तो आप समझ गए, मंडल आयोग ने ये रिकमेंड किया, VP सिंह ने इसको लागू किया, OBC को 27% रिजर्वेशन मिल गई। देश में 1990 के करीब बहुत बुरा माहौल हो गया, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी से थे वो इसके खिलाफ हो गए कि एक पूरा अलग से एक ऐसा तबका खड़ा हो गया जिनको रिजर्वेशन दी जाएगी। हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे ये सही था गलत था, इस बात को नहीं करेंगे, हम सिर्फ फैक्ट्स को जानेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? धीरे धीरे सबने इसको अपना लिया, लेकिन कुछ लोगों ने पेटिशन डाली इसके खिलाफ। और यही आता है फेमस केस जिसको कहते हैं इंदिरा साहनी। एक लेडी थी इंदिरा साहनी जो केस लड़ने जा रही थी। खिलाफ किसके लड़ी? वो यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि रिजर्वेशन किसने प्रोवाइड करी थी? भारत सरकार ने। तो केस किसके खिलाफ होएगा? भारत सरकार के। तो इसको कहते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत
के खिलाफ किसने पिटीशन डाली? इंदिरा साहनी ने। और इस केस में 9 जजेस ने जजमेंट दी, यानी एक सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन अगर 9 जजेस बैठ के किसी बात को डिसाइड करें, यानी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा। जैसे 5 जजेस से ऊपर बेंच चली जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर माना जाता है। तो इसमें इंदिरा साहनी के केस में जजमेंट आई और उसमें कहा गया कि रिजर्वेशन को कभी भी 50% से ऊपर नहीं ले जाया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। तो ये फेमस जजमेंट 1992 इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आई थी। यानी 7.5 SC 15 ST, नहीं 7.5 ST 15 SC और 27% OBC, ये हो गया टोटल 49.5। इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जानी चाहिए, 50 मैक्सिमम जा सकती है। ये हुआ था उस समय पर। लेकिन अभी फिलहाल 2019 एक नई अमेंडमेंट हुई जिसको कहते हैं 103rd, यानी 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भारत के संविधान में 103वां संशोधन किया गया और उसमें क्या कहा गया कि 10% रिजर्वेशन और दी जाएगी किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको आप EWS कहते हो। अब देखो, जो अब तक की रिजर्वेशन दी गई थी वो सोशल और एजुकेशन जो बैकवर्ड थे उनको दी गई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन दी जा रही है। तो ये कौन सा था? 103वां संवैधानिक संशोधन या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में पारित हुआ। लेकिन इसके खिलाफ भी, जैसे ओबीसी की रिजर्वेशन के खिलाफ भी केस हुआ था, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में इसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जनरल की और सीट्स थे उनके अंदर भी एक ब्लॉक बना दिया गया है EWS का। यानी जो ये EWS होएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली यानी पैसे से जो वीक है वो जो सेक्शन है वो किसके लिए है? जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर ही वो सीट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बताया, जो 100 सीट्स थी उनमें अब तक क्या हो गई थी? 49.5 रिजर्व हो चुकी थी। अब सरकार ने इस संशोधन को लाके क्या कर दिया है कि इनमें से 10 सीट और, यानी 10% रिजर्वेशन किसको दी जाएगी? EWS को। अब EWS को फाइंड आउट कैसे करें? देखिए, EWS को कैसे फाइंड आउट कर रही है सरकार? सरकार ने कहा है कि जिस भी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से नीचे है वो EWS में आएगी। अब अगर आप भारत को देखो, आप अपने दिमाग से सोचना, कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे भारत में जो 8 लाख से कम कमाते हैं साल में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है जो बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो देखा जाए, भारत सरकार ने 10% रिजर्वेशन तो दे दी, लेकिन उसके अंदर कितने लोग आ जाएंगे उसको अप्लाई करने के लिए? तो ये क्या था? अफर्मेटिव एक्शन था रिजर्वेशन देना EWS को, या आप राजनीतिक तौर पे एक स्टेप भी कह सकते हो जिससे जनरल कैटेगरी को थोड़ा खुश किया जाए। लेकिन इसमें भी कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि कुछ कहेंगे कि भाई इकोनॉमिक बेसिस पे क्यों दे रहे हो, क्या आधार है? तो यही आज के टाइम पे रिसेंट में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी सरकार से पूछा है कि किस बेसिस पे आपने 8 लाख को डिसाइड कर लिया कि 8 लाख से नीचे जो कमाता है उसको रिजर्वेशन दी जाएगी और जो उससे ऊपर कमाता है उसको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। 8 लाख ही क्यों सोचा आपने? 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख ये क्यों नहीं सोचा? तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था और सरकार ने कमेटी का गठन किया था अभी रिसेंटली नवंबर में, और उस कमेटी ने अपनी अभी रिपोर्ट दी है इस महीने लगभग, यानी 31 दिसंबर के करीब रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि 8 लाख की जो लिमिट है वो बिल्कुल सही है, बस ऐसे कह दे कि सही है, कोई ऐसे रीजंस नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आर्बिट्रेली, यानी अपनी मर्जी से सरकार ने कह दिया कि 8 लाख एक लिमिट है, इसके नीचे जो रहेगा उसको रिजर्वेशन दे देंगे। अब रिसेंट में केस इतना क्यों उठा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्या है, आपने सुना होगा नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट नीट, ये होता है मेडिकल छात्रों के लिए। अब क्या था, पूरे भारत में मेडिकल अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी कॉलेज में तो आपको एक मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल हरियाणा में एक कॉलेज है, तो अगर आप हरियाणा के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो और आप हरियाणा के ही छात्र हो तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सीट्स होती है, क्योंकि एक कोटा होता है स्टेट का अपना। लेकिन अगर यूपी में से कोई आके एडमिशन लेना चाहता है हरियाणा के कॉलेज में तो वहाँ पर चलता है ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, किसी एक स्टेट में अगर बाहरले किसी स्टेट का व्यक्ति आके एडमिशन ले रहा है तो वो ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेता है।
तो देखिए भारत सरकार ने जैसे ही ये संशोधन लाया था ईडब्ल्यूएस का कि 10% रिजर्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल हरियाणा के कॉलेज में 100 सीट थी, उसमें से 50 तो सीट होगी, लगभग 49.5 तो होगी एससी एसटी ओबीसी की। अब आगे भारत सरकार क्या कहती है, 10% सीट ईडब्ल्यूएस को जाएगी। ये भी चली गई, ठीक है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने क्या करता, एक संशोधन किया था जिससे कि कॉलेज में सीट बढ़ा दी जाए, जिससे लोग दुखी ना हो कि रिजर्वेशन और बढ़ गई, जनरल की सीट्स कम हो जाएगी। तो सरकार ने ऐसा करता कि कॉलेजेस में सीट्स को बढ़ा दिया था, लेकिन उन सीट्स को बढ़ाया था जो स्टेट के छात्रों के लिए सीट होगी, यानी जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो वो बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनके लिए सीट्स बढ़ा दी। लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा में सीट्स थी, उनको नंबर ऑफ सीट्स को तो रखा गया उतना ही फिक्स, लेकिन रिजर्वेशन दे दी किसको भी, ईडब्ल्यूएस को भी। क्या होता है, हरियाणा में अगर कोई छात्र एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन नहीं लेगा, वो क्या करेगा, स्टेट का जो कोटा होगा उसमें एडमिशन लेगा। तो उसमें एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबको दे दी गई रिजर्वेशन। ऐसी जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स अलग रखी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा में कॉलेज में 100 सीट्स थी, उसमें से 90 डिसाइड करेगी कि 90 सीट्स तो स्टेट के बच्चों के लिए और ऑल इंडिया कोटा में 10 सीट। अब इन 10 सीट को बढ़ाया नहीं गया, ऐसा नहीं है इनको 15 कर दिया और ईडब्ल्यूएस को तब रिजर्वेशन दी, सीट्स तो रही 10, लेकिन इसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है और ईडब्ल्यूएस भी है। तो यहाँ कौन खिलाफ हो गया, जनरल वाले वो बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा वाली कैटेगरी में एडमिशन लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनके लिए सीट्स कम हो गई। तो यही केस उठाया कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए नीट यूजी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो एडमिशन लेना चाह रहे थे बच्चों, उन्होंने केस कर दिया। और अब सरकार ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि 8 लाख ही क्यों आपने बेसिस रखा है, और क्या ये सही भी है ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना या नहीं। तो ये था हमारा आज का केस, जो हमने समझना चाहा कि भाई ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण है। देखा जाए भारत सरकार ने इस समय पर लगभग 60% आरक्षण दे रखा है। और जो इंदिरा साहनी का केस था 1992, उसने एग्जैक्टली मना किया था कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब ये थी पहली न्यूज़। आज अगली न्यूज़ में आपको बताना चाहूँगा, एक होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। अब देखिए, पार्किंग होती है, आप सिनेमा हॉल गए मूवी देखने, आप क्या करते हो, अपने वाहन को जाके खड़ा करते हो, फिर आप मूवी देखने चले जाते हो अंदर। तो ऐसे ही आप यहाँ से मिसाइल लॉन्च की, स्पेस में गए, जिस जिस मिसाइल के अंदर आप गए थे वो आपने पार्क कर दी जाकर, और फिर किसी जगह पे अंदर चले गए। तो जहाँ पर आपने वो अपनी, वो जो अपना रॉकेट, जो आप जिस जिस वाहन में ऊपर गए हो उसको जहाँ पार्क किया और आप अंदर गए हो, वो था क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी स्पेस में भी एक ऐसी चीज़ बना दी है जहाँ पर आप जाके अपनी शिप में से उतर के, जिस चीज़ में आप जा रहे हो ऊपर, उसमें से उतर के उसमें बैठ सकते हो। तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप, स्पेस को भी देख सकते हो, स्पेस में रह भी सकते हो। तो इस समय पर एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 1998 के करीब वो बनाया गया था। उससे पहले क्या था, स्पेस के अंदर रसिया का बहुत बड़ा खेल था, रसिया बहुत डोमिनेटिंग था स्पेस में, लेकिन रसिया के पास इतना पैसा नहीं रहा फिर, और उसने यूएसए के साथ मिलके, यूरोपियन नेशंस के साथ मिलके एक स्पेस स्टेशन बनाया, जिसका नाम क्या रख दिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जहां पर इन कंट्रीज में से यूएसए, रसिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, इन कंट्रीज में से लोग जाके रह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्पेस में। लेकिन इसमें चाइना को बाहर निकाल रखा है, यानी चाइना को अलाउ नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सके। तो अब आपको पता ही है, चाइना तो डोमिनेट करना चाहता है वर्ल्ड को, तो हमेशा यूएसए के खिलाफ रहता है। हमने बहुत बार देखा है जमीन पे कैसे चाइना यूएसए के खिलाफ है, आज देखते हैं स्पेस में कैसे खिलाफ है। तो चाइना ने क्या किया कि अगर मैं ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकता, तो चाइना ने स्पेस रेस शुरू कर दी। अब तक स्पेस में जो वो की है, वो कौन है, मेनली जो कंट्री वाइज यूएसए और रसिया, इन्होंने अपने बंदे को स्पेस में उतार रखा था। फिर क्या हुआ, चाइना थर्ड कंट्री बनी जिसने पर्सन स्पेस में भेजा। ठीक है, इंडिया भी ट्राई कर रहा है स्पेस में खुद से एक पर्सन को भेजने की। कौन ट्राई कर रहा है, इसरो ट्राई कर रही है, जिसका मिशन का नाम क्या रहेगा, गगनयान। तो गगनयान के थ्रू भारत से भी कुछ व्यक्ति स्पेस में जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, 300-400 किलोमीटर जाके वहाँ पर 1-2 दिन रहेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, आप अपना पर्सन स्पेस में खुद भेज रहे हो। तो अब तक यूएसए,
रसिया और चाइना, ये तीन ही देश ऐसा कर पाया कि खुद से किसी पर्सन को स्पेस में भेज दिया। अब देखिए क्या बात थी, चाइना को अलाउ नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सके। तो चाइना ने क्या करा, 2003 में अपना पहला व्यक्ति स्पेस में भेजा, बहुत पहले। देखा जाए तो 2003 को भी 17 साल हो चुके हैं, 17-18 साल हो चुके हैं। तो वैसे हम 2022 में आ गए, ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, बहुत साल हो चुके हैं चाइना को भेजे हुए। तो चाइना ने एक स्टेप लिया था जिससे कि अपने पर्सन को उन्होंने स्पेस में भेज दिया। अब हाल के टाइम में क्या हो रहा है, चाइना ने 2011 में क्या किया, अपना पहला स्पेस स्टेशन भी लॉन्च किया। यानी जैसे वर्ल्ड का तो इस टाइम कौन सा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फिर चाइना ने त्यागोंग के नाम से एक स्टेशन लॉन्च किया, ठीक है। और ट्रायल बेसिस पे पहले त्यागोंग 1 फिर त्यागोंग 2, ये था एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कि क्या हमारा स्पेस स्टेशन चल भी सकता है, कोई ऐसी जगह बना सकते हैं जहां पर चाइनीज जाके अपनी शिप पार्क कर सके। मैं उसको शिप कह रहा हूँ जिस पे वो जा रहे हैं, ठीक है, रॉकेट कह सकते हो आप। वो रॉकेट जाके वहां पर रुके और वो बंदे फिर उतर के उसमें बैठे और एक्सपेरिमेंट करे। तो क्या चाइना ऐसा कुछ कर सकता है? तो चाइना ने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे त्यागोंग 1 फिर त्यागोंग 2 और लास्ट में रिसेंटली चाइना ने भेजा है त्यागोंग, जो कि उनका क्या रहेगा, एक स्पेस स्टेशन। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था जिस पे रशिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन सब है, वो 2024-25 तक एक्सपायर हो जाएगा, यानी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा। तो देखा जाए चाइना स्पेस में भी लीड करने जा रहा है, क्योंकि चाइना ने खुद का स्पेस स्टेशन बना दिया है और वो वहाँ पर एक किस्म से देखा जाए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा। होता क्या है, अगर आपको बेसिक से बताऊं, पहले वो एक स्पेस स्टेशन भेजते हैं। मैंने आपको कहा ना चाइना ने त्यागोंग भेजा। अब त्यागोंग ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बना हुआ स्पेस स्टेशन है, वो पार्ट्स में भेजा जाएगा। एक छोटा पार्ट भेज दिया पहले, यानी इंजन हो, थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए हो, ये पार्ट भेज दिया। फिर क्या होगा, थोड़े दिन बाद एक और जाएगा, उसको कहते हैं कार्गो व्हीकल। अब कार्गो व्हीकल में जाएगा, यहाँ पर कुछ जुड़ जाएगा, जैसे कि ये साइंस लैब होगी। फिर एक और जाएगा दूसरा व्हीकल, ये कोई और एस्ट्रोनॉमिकल लैब हो गई। तो ऐसे जा जाके उससे जुड़ते रहेंगे इस मेन स्पेस स्टेशन से, और ये पूरा स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा चाइना का। और चाइना एक मात्र ऐसी कंट्री रह जाएगा जिसका स्पेस के अंदर एक खुद का स्पेस स्टेशन होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा लगभग 3-4 सालों में। तो चाइना विल बी अ डोमिनेटिंग पावर इन स्पेस ऑल्सो। और चाइना इन प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड पे राज करने जा रहा है, ऐसा होगा। भले ही यूएसए उसके खिलाफ लगा हुआ है, इंडिया भी उसके खिलाफ हो रहा है, लेकिन आप मेरे को कह भी सकते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन अगर तथ्यों से चला जाए, फैक्ट से देखा जाए, अगर चाइना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता है और सही चलता रहता है, तो वर्ल्ड पावर पहले चाइना बनेगा और इन फ्यूचर भारत भी वर्ल्ड पावर बनेगा। सो होप यू लाइक इट। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ है, आप इससे खिलाफ भी जा सकते हो। सो बताना मुझे आपको कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया या नहीं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।